नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से जिस चुनाव का इंतजार हो रहा था, अब उसकी वोटिंग हुई ही समझिए। 6 तारीख को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले प्रचार अपने चरम पर है और बिहार में प्रचार के लिए गए हुए उत्तर प्रदेश के नेताओं की बयानबाजियों को सुने तो एक बार को लगता है कि चुनाव बिहार का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का ही हो रहा है। और इस क्रम में, इस बयानबाजियों में, छींटाकशी में कोई ऐसा नहीं कि कोई यूपी के कोई ऐसे वैसे नेता हों। बाकायदा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये तमाम लोग अपने प्रचार से और अपने बयानों से चुनाव की गर्मी को बढ़ा रहे हैं। पहले चरण में जिन 121 सीटों पर चुनाव है, उसमें यूपी की सरहद से लगी हुई तमाम सीटें शामिल है। यही वजह है कि यूपी के नेताओं का कुछ ज़्यादा ही जोर आखिरी दौर में हम देख रहे हैं। तो क्या अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, अगले साल नहीं, 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव की बिसात बिहार से बिछाई जा रही है? जानने समझने के लिए कि आखिरकार बिहार के चुनाव नतीजों का यूपी विधानसभा चुनाव पर क्या असर हो सकता है, हमारे साथ हैं कुमार अभिषेक, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, जो इन दिनों पिछले कई दिनों से बिहार के चुनाव में व्यस्त हैं, बिहार का चुनाव कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिस बयानबाजी की बात मैं कर रहा हूं कुमार अभिषेक, दिन भर योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो है वो चर्चा में बना रहा, जब जो उन्होंने पप्पू अप्पू टप्पू बिना नाम लिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर निशाना साधा अपने चिर परिचित स्टाइल में। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने कह दिया कि जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। यानी एकदम पर्सनलाइज्ड, एकदम व्यक्तिगत छींटाकशी उसी तरह से चल रही है जैसे हम यूपी के चुनाव में देखते थे, बिहार के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के नेताओं के बीच में। आप कुल मिलाकर यूपी के इन धुरंधरों का बिहार के चुनाव पर क्या असर देख रहे हैं? नीरज, जैसा आपने बताया कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बिहार का चुनाव है। अगर आप सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सभा सभा कवर कर लें या सिर्फ अखिलेश यादव की सभा कवर कर लें तो ऐसा लग रहा है मानो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम हैं। ये दोनों जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बापू के 3 बंदर और उसमें भी पप्पू अप्पू और टप्पू कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये 3 जो महागठबंधन के बड़े नेता और स्टार प्रचारक हैं, इन्हीं तीनों को वो टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के बयान को देखें तो उन्होंने आज एक रंगी और बिहार का, उत्तर प्रदेश का बाहरी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में भी है, उत्तर प्रदेश का भी नहीं है, पार्टी का भी नहीं, तमाम ऐसी बातें आज अखिलेश यादव ने भी कह दी हैं। तो कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं जो ये एक इन दोनों नेताओं की बयानबाजी है वो ये दिखा रही है कि जब दोनों अपने अपने गृह राज्य से निकलकर बिहार का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो इनकी जो एक दूसरे के प्रति जो अपनी सियासी रंजिश है या सियासी प्रतिद्वंदिता है, ये बिहार चुनाव में एकदम खुल के दिखाई दे रही है। एक तो ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार के भी नैरेटिव को सेट करना है, तो बिहार के नैरेटिव को सेट करने के लिए योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन जब चीजें बापू के 3 बंदर और पप्पू अप्पू और टप्पू जैसी बातें कर रहे हैं तो नेचुरल है कि रिएक्शन भी आएगा। तो अखिलेश यादव ने भी कुछ उसी अंदाज में रिएक्शन दिया। यही नहीं, अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ने आज ओसामा को लेकर के एक बात कह दी कि ओसामा तो बहुत बहुत बढ़िया नाम है, ओसामा नाम बहुत ही अच्छा है। तो ओसामा नाम अच्छा है ये तो कहने वाला शायद ही कोई हो, लेकिन अखिलेश यादव ने क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया क्योंकि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जब गए थे सिवान के उस रघुनाथपुर में, जहां से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां उन्होंने कह दिया था कि ओसामा नाम को देख करके कि ये कह दिया कि भाई ये जो नाम है जैसा जैसा नाम वैसा काम। यानी कि उन्होंने ओसामा को कहीं ना कहीं ओसामा बिन लादेन से इशारों में जोड़ा था।
तो अभी की जो बयानबाजी आपको दिखाई देगी वो निश्चित तौर पर अपने अपने गठबंधन की नैरेटिव को सेट करने का है, लोगों में ये बताने का है कि कौन क्या है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ हमले कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी चुप नहीं है, और जनता जो है इस पॉलिटिकल सीजन को खूब एंजॉय करती है, तो दोनों के भाषण को खूब एंजॉय कर रही है जनता। वोट तो अपने अपने हिसाब से सेट है, किसको कहां वोट देने हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में ये दोनों लोग नैरेटिव ही नहीं सेट कर रहे हैं, जनता को एंटरटेन भी कर रहे हैं। नीरज। देखिए, एक और तू मैं का एक और किस्सा, एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि चूंकि समाजवादी पार्टी तो कोई चुनाव लड़ नहीं रही है, वहाँ पर वो महागठबंधन के एक साथी, इंडिया गठबंधन के एक साथी के नाते अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी तो चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी के नेता हैं तो केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और अखिलेश यादव कहते हैं, वो छपरा में खेसारी लाल यादव की रैली में उन्होंने कहा कि अवध में हराया, मगध में भी हराएंगे। यानी वो अंडरलाइन कर रहे हैं, वो एक तरीके से एक जिसे कहते हैं कि नमक छिड़क रहे हैं बीजेपी के जख्मों पे, और ये कहते हुए कि अवध में भी हराया, मगध में भी हराएंगे, और बिहार के लोगों को भी ये कह रहे हैं कि भाई कोई अपराजित नहीं है ये एनडीए गठबंधन, हम इसे हरा चुके हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये तो बात सच है कि अखिलेश यादव का कोई कैंडिडेट, सपा का कोई कैंडिडेट नहीं है, और अखिलेश यादव बड़े धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कहीं ज्यादा सभाएं अखिलेश यादव की हो रही हैं। और आप ये भी अंडरलाइन कर लें कि महागठबंधन में अगर दूसरे स्टार प्रचारक के तौर पर अगर कहा जाए कि तेजस्वी यादव के बाद अगर किसकी ज्यादा डिमांड है या किसकी सभाओं में स्वतःस्फूर्त भीड़ आ रही है, तो उसमें अखिलेश यादव का नाम आएगा, क्योंकि महागठबंधन के लिए बतौर स्टार प्रचारक जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं बिना किसी अपने कैंडिडेट के, ये अपने आप में बड़ा नायाब है। मुझे मुझे आश्चर्य भी लगा कि कहीं कभी एक प्रतिद्वंदिता दिखाई देती थी सपा और आरजेडी के बीच में। अभी तो लग रहा है कि जैसे अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि हर हाल में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है इस तरीके से, क्योंकि एक देखा जाए तो प्रचारकों की एक कमी भी है। लालू यादव उस स्थिति में नहीं है कि वो घूम घूम करके पूरे प्रदेश में प्रचार कर सकें, राबड़ी देवी उस तरीके से प्रचार नहीं कर सकती हैं, तो अकेले तेजस्वी हैं जो कि प्रचार कर रहे हैं। परिवार के लोग सिर्फ अगर आप देखें तो राघोपुर तक या दानापुर तक सीमित हैं जो कि कुछ प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनके लिए एक एसेट साबित हो रहे हैं, खास करके आरजेडी के लिए और महागठबंधन और आरजेडी के लिए। राहुल गांधी ठीक है, राहुल गांधी अपने सीटों पर भी आ रहे हैं, कई जगहों पर जा रहे हैं, तो राहुल गांधी का प्रचार करने का तरीका एक अलग है। लेकिन जिस अंदाज में आरजेडी को एक बड़े प्रचारक की जरूरत थी, उस कमी को पूरा कर रहे हैं अखिलेश यादव। आपने जो बात कही कि जिस तरीके से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है, तो निश्चित तौर पर वो दीवाने अब्दुल्ला की तरह ही प्रचार कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आरजेडी को इस वक्त शायद उनकी ज्यादा जरूरत है। अभी इसका असर बाद में क्या दिखता है, क्या इस चुनाव के बाद वह अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी बिहार में भी अलग तरीके से बढ़ती है? क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव के भी मन में एक बात तो है नीरज की अपनी पार्टी को एक पैन इंडिया पार्टी या कम से कम राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पर ले जाना। और अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार को अगर हम सिर्फ इस नजरिए से देखें कि वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन या तेजस्वी के प्रचार को ही साथ दे रहे हैं, तो देखने में तो ऊपर से लगेगा। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश यादव चूंकि देश में विपक्ष के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, दूसरे सबसे बड़े नंबर पर भी मौजूद हैं, हिंदी बेल्ट के एक बड़े चेहरे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो प्रचार कर रहे हैं तो वो अपना एक कैपिटल जमा कर रहे हैं, जो कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि उनको उसका फायदा मिले। तो इस प्रचार के कई फायदे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी को तो कहने का मौका मिल ही गया है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, केशव मौर्य इस बात को कह रहे हैं। और रही बात अवध में हराकर मगध जीतने की, तो वैसे भी मगध पहले से ही जीता हुआ है। अगर आप खाली मगध की बात करें, अगर मगध को पूरे बिहार से सिंबलाइज करते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए जीती है। लेकिन अगर आप मगध का रीजन ले लें, खास करके गया, जहानाबाद, पटना, ये सब जितने इलाके हैं जो मगध के इलाकों में आते हैं,
गया, नालंदा, ये सब तमाम मगही क्षेत्र कहे जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि मगध में बहुत अच्छी स्थिति पहले से आरजेडी की रही है। तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ये कह के कि हमने अवध जीता है, अब मगध भी जीतेंगे, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन के लोगों को बूस्ट कर रहे हैं। अवध की जीत की बात इसलिए होती है क्योंकि सिर्फ अवध ही नहीं जीते, उन्होंने अयोध्या भी जीती थी, और अयोध्या का एक बड़ा मैसेज गया और अयोध्या की चर्चा भी हुई थी। तो अखिलेश यादव की इस जीत को अगर आप देखें, इन बातों को अगर देखें, तो निश्चित तौर पर ये लगेगा कि अखिलेश यादव भी दूर की सोच करके बोल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, इस बार सचमुच वो मगध जीत पाते हैं कि नहीं। पिछली बार तो मगध में उनको बढ़त थी। अब इस पर देखना भी होगा। नहीं, नीरज। बिल्कुल सही बात है। बीजेपी ने अपने हिस्से की 110 सीटों में से तकरीबन 40 सीटें जो है वो ओबीसी ईबीसी को दी है, या अगर हम एनडीए की बात कर लें तो 100 से ज़्यादा सीट ईबीसी और ओबीसी को दी हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में पीडीए की काट का संदेश यहीं से बीजेपी देगी या देने जा रही है। लेकिन साथ ही हम योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, जैसे दरभंगा रैली में उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी उनका जो ट्रेडमार्क डायलॉग है या ट्रेडमार्क स्टाइल है वो भी नज़र आता है। और एक तरफ टिकटों के बंटवारे और बाकी चीज़ों के आधार पे पीडीए की काट भी बीजेपी को करनी है। तो आप इस विरोधाभास को कैसे देखते हैं, या विरोधाभास ना भी कहूं तो दोराहे पर दो चाल एक साथ चलते हुए बीजेपी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे का नारा तो खूब चला, और वो नारा आप देखें तो पहले हरियाणा में भी चला, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी चला, बीजेपी जीती भी। और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, प्रधानमंत्री ने भी उसमें जोड़ा था। तो ये नारे चले और इससे 2 राज्य बीजेपी जीत चुकी है। अब ये बिहार भी जो है बहुत, अगर देखा जाए तो कमनेली बहुत सेंसिटिव है, खास करके सीमांचल के इलाके। और दरभंगा में जहां पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही, योगी आदित्यनाथ ने, वहां भी एक जिसे कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, वो बहुत तेज होता है। और चुनाव के एक दिन पहले ये पोलराइजेशन जीत और हार तय करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह मालूम है। दरभंगा से जब आप बढ़ेंगे कोसी और सीमांचल की तरफ, तो उस इलाके में घुसपैठ का मुद्दा भी उतना ही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घुसपैठ के मुद्दे को भी उसी तरीके से उठा रहे हैं, जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, जो उनका डोमेन है, जो पॉलिटिक्स में उन्होंने जिसे कल्टीवेट किया है, उसमें उनका कम से कम इस तरह के बयान और इस तरह की पॉलिटिक्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे अलग भी करती है। बेधड़क, बेबाक, या यूं कहें कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी तरीके से राजनीति करते हैं। उससे बेशक हिंदू मुस्लिम हो जाए, उससे पोलराइजेशन हो जाए, वो उनके लिए मुफीद है, उनको सूट करता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर चुनाव में इस तरह की बातें नए नए तरीके से लेकर के आते हैं। आपको अली और बजरंग बली का भी किस्सा याद होगा, जब उन्होंने उसका भी नारा लगाया था उत्तर प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री का ये स्टाइल है, मुख्यमंत्री इसी तरीके से अपने वोटरों को बड़ा पोलराइज करते हैं। तो अगर बिहार में भी कर रहे हैं तो मुझे तो उसमें कोई आश्चर्य नजर नहीं आ रहा। और अगर आप देखें तो जो बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हैं, वो ज्यादातर फोकस इन बातों पर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की क्या योजनाएं हैं, 10,000 महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, लगातार वो पैसे आ रहे हैं, जो मुफ्त बिजली है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस पर बड़ा फोकस है बाकी लोगों का। लेकिन बीजेपी में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के नेता हैं, सबके अपने 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 स्टाइल हैं। कहीं कुछ नुकसान भी होता है बीजेपी को, कहीं फायदा भी होता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं में भीड़ हमेशा से ज्यादा जुटती रही है, एक स्टार प्रचारक के तौर पर हैं। तो उनसे उम्मीद भी ऐसे ही की जाती है कि वो हिंदुत्व से, उग्र हिंदुत्व से जुड़ी हुई बातें करेंगे, वैसे मुद्दे उठाएंगे। तो आजकल वो दिखाई भी दे रहा है। तो मुझे इसमें कोई बहुत विरोधाभास नजर नहीं आता। हाँ, बीजेपी के बाकी जो बड़े नेता हैं वो अलग अलग मुद्दों पर कर रहे हैं, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के मुद्दे अगर योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं, तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि उनके अलावा कोई और इस तरह के मुद्दे को लेकर के नहीं आया है। क्योंकि बिहार में जेडीयू है
और जेडीयू की भी अपनी एक मजबूरी है। जेडीयू कतई नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें मुसलमान भी वोट करते हैं। तो ये एक विरोधाभास जो है वो इस गठबंधन में है। जेडीयू अब चाह करके भी योगी आदित्यनाथ को नहीं रोक सकती। आप एक वक्त याद करिए कि एक वक्त ऐसा था जब तब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। ये बात 2010 की कह रहा हूं, जब बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी, और तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जेडीयू ने ब्रेक लगाया था नरेंद्र मोदी के बिहार प्रचार पर। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। तो ये कुछ चीजें जो बीजेपी के लिए बहुत मुफीद है। बीजेपी को जिस तरह की पॉलिटिक्स करने में कोई परहेज नहीं है, जेडीयू को बहुत परहेज है। तो ये भी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में। लेकिन इस वक्त की स्थिति अगर आप देखें तो सबकी एक ही स्थिति है कि किसी भी तरीके से सीटें जीतनी है, किसी भी तरीके से सरकार में आना है। ऐसी स्थिति में अगर कहीं योगी आदित्यनाथ को की वजह से चुनावी फायदा मिल रहा है, अगर सिवान में उनका फायदा मिल रहा है, अगर सीमांचल में उनका फायदा मिल रहा है, अगर दरभंगा में उनका फायदा मिल रहा है, या कहीं भी उनका फायदा मिल रहा है, तो बीजेपी उनके चुनाव प्रचार को लगा रही है और उसका फायदा उठाएगी। हो सकता है कि जेडीयू को पसंद आए ना आए, लेकिन जेडीयू भी चुपचाप कम से कम उसको फॉलो कर रही है कि चाहे जैसे हो, जीत होनी चाहिए, बाद की बातें बाद में सोची जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि 2020 के बाद अब ये 25 का चुनाव है, और पिछले 5 सालों में बहुत सारे चुनाव इस बात के गवाह हैं कि जो एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ वोटिंग है वो हमारे देश में पिछले 5 साल में और ज़्यादा प्रगाढ़ हुआ है। 2 धड़ों में बंट जाता है वोट, एक बीजेपी के पक्ष वाला, एक बीजेपी के विपक्ष वाला, गठबंधन के विपक्ष वाला। तो आपको लगता है कि अभी जो बहुत सारे चुनावी सर्वे भी आ रहे हैं, मैं उनको भी दिमाग में रखते हुए कह रहा हूं कि सीमांचल जैसे इलाकों में कहीं ओवैसी की पार्टी को कोई सीट वीट मिलती हुई नज़र सर्वे में नहीं आ रही है। तो जब इस तरह का एक पोलराइजेशन के लिए अगर योगी आदित्यनाथ के भाषण होते हैं तो एक रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। क्या उसका फ़ायदा कि मुस्लिम एक हो जाएगा, मुस्लिम यादव दलित ये सब एक होकर महागठबंधन के लिए एक रिवर्स पोलराइजेशन की शक्ल में इकट्ठा होंगे, ऐसा आपको नज़र आ रहा है? नहीं, देखिए, रिवर्स पोलराइजेशन की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दोनों तरफ से जो पोलराइजेशन हो रहे थे वो बहुत, अब जिसे कहते हैं ना कि वो एकदम से वो पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि अगर सर्वे दिखा रहे हैं कि ओवैसी को एक भी सीट नहीं आ रही है, और ओवैसी पिछली बारी 5 सीटें जीते थे, तो इसका मतलब ये है कि चूंकि वो ज्यादातर सीटें मुस्लिम डोमिनेशन वाले इलाकों में लड़ रहे हैं, जहां पर कि 50, 60, 70% से के आसपास मुसलमान हैं, या कहीं कहीं तो उससे भी ज्यादा हैं, 75, 80% तक चले जाते हैं। कुछ कई विधानसभा तो ऐसे हैं जो कि 90% मुसलमानों के का डोमिनेशन है सीमांचल में। तो वहीं पे उन इलाकों से एमआईएम जीतती रही है। अगर उन इलाकों में भी अगर ओवैसी की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो आप ये मान लीजिए कि पूरे बिहार भर में जो मुस्लिम पोलराइजेशन है वो भी उसी तरीके से, जबरदस्त तरीके से हो रहा है। लेकिन मुस्लिम पोलराइजेशन बेशक हो जाए, लेकिन हिंदू पोलराइजेशन होगा ऐसा नहीं है। हिंदुओं में जो जातियों का पोलराइजेशन है वो जरूर दिखाई दे रहा है। यादव पोलराइज्ड आपको दिखाई देंगे। अगर आप देखें तो सवर्णों को बहुत ज्यादा टिकट दिया गया है। अगर जो बात आप पहले सवाल में कह रहे थे कि ईबीसी के कार्ड के तौर पर बीजेपी और गठबंधन ने भी 100 लड़ाए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो सवर्णों की टिकट को अगर आप देखेंगे, चाहे वो भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर, जो बिरादरी के लोग हैं, इनको इनकी जाति की तादाद से कई गुना ज्यादा सीटें दी गई हैं। बीजेपी ने तो 110 में से 49, बीजेपी ने तो 110 में से 49 दिए, लेकिन तकरीबन आधे। लगभग आधी सीटें दी हुई हैं। लेकिन अगर आप देखें तो क्या 50% इनकी आबादी है? नहीं है। लेकिन वो डोमिनेट करते हैं, पॉलिटिकली डोमिनेट करते हैं, वो पहले से जीतते रहे हैं, वहां पर मजबूत है। इन बातों को भी कोई नकार नहीं सकता। तो मुझे लगता है जीत की केमिस्ट्री लोगों ने देखी है कि क्या, बेशक उनकी किसी की तादाद कम हो, लेकिन अगर वो जीतने की स्थिति में है, या मजबूत है, या दबंग है, या वो चुनाव जीत सकता है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने दांव लगाया। लेकिन बीजेपी के दांव लगाने के बावजूद क्या जो एक वोटों की जातियों का एक समीकरण है, या फिर
सेगमेंट का अगर पोलराइजेशन है, क्या वो है? मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके का पोलराइजेशन है। हाँ, मुस्लिम पोलराइजेशन आप देखें तो हमेशा से मुसलमान एंटी बीजेपी पोल करता रहा है। एक वक्त था जब जेडीयू को भी ठीक ठाक संख्या में मुसलमानों ने वोट किया था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं दिखाई देती। आप देखेंगे तो मुस्लिम जो कैंडिडेचर है वो लगातार कम हुआ है, यहाँ तक कि जेडीयू ने भी जेडीयू में 3 या 4 लोगों को ही 4 या 5 लोगों को ही शायद जेडीयू ने टिकट दिया है। बिल्कुल। अब आप अंदाजा लगाइए कि 101 टिकट जेडीयू के पास है। बीजेपी तो कभी नहीं देती थी, बीजेपी भी नहीं दे रही है। अगर आप देखें तो आरजेडी ने भी 4-5 कुछ सीटें घटाई हैं। उन्होंने भी 19 सीटें ही इस बार मुसलमानों को दी हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया है तो जनसुराज ने दिया है, 30-35 के आसपास उन्होंने दिया है। तो एक दौर यह था जब बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात रामविलास पासवान कहा करते थे, और बकायदा एक बार चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने वो हंग हो गई और कोई उसमें सरकार नहीं बना पाया। और आप देखें तो 2005 फरवरी का जो चुनाव था वो पूरी तरीके से भंग करनी पड़ी विधानसभा, क्योंकि कोई सरकार बना नहीं पाया था। तो मुस्लिम को लेकर के जो एक पॉलिटिक्स बिहार में इस वक्त चल रही है, मुझे लगता है कि बीजेपी को रोकने की जो एक का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा हो जाता है, और उसे ही लेकर के जो एक पोलराइजेशन है मुसलमानों का वो पहले भी होता रहा है, इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है। अगर ओवैसी को लोग वोट कम कर रहे हैं, या अगर सर्वे दिखा रहे हैं कि ओवैसी को सीटें कम आएंगी या नहीं आएंगी, तो ये मान लीजिए मैसिव लेवल पर एक मुस्लिम पोलराइजेशन है, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी को मदद करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वोटिंग के दिन ध्यान रखिए कि अगर पोलराइजेशन दिखेगा, अगर पोलराइजेशन साफ साफ दिखेगा, तो उसका भी काउंटर पोलराइजेशन होता है, और वो बीजेपी को तो फायदा देता है। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की बिहार में, फिर आरोप लगा कि गायब हो गए वो एक अपनी यात्रा करके, लेकिन हाल में हम देख रहे हैं कि उनकी धुआंधार रैलियां हो रही हैं। और अब तो राहुल गांधी तालाब में कूद जा रहे हैं, मछली का जाल खींच रहे हैं। तो जीत की मछली फंसेगी क्या जाल में? कुल मिला के क्या असर देख रहे हैं? राहुल गांधी की ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। कोई पहली बार तो इस तरीके से राहुल गांधी ने नहीं किया है। कभी वो स्टेशन पर कूली बनकर आते हैं, कभी मैकेनिक बनते हैं, कभी खेतों में उतर जाते हैं, कभी फावड़े चलाते हैं। तो शायद अभी तक मछली उन्होंने नहीं पकड़ी थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार चूंकि वो जो इलाका है वो मछुआरों का है, मल्लाहों का की बहुलता का इलाका है। अगर आप जहां वो बेगूसराय में गए थे, बेगूसराय से जब आप आगे बढ़ेंगे खगड़िया की तरफ, तो वो सब इलाके सहनी और मल्लाहों का एकदम डोमिनेंस वाला इलाका है, जहां पर कि कहते हैं कि मुस्लिम आबादी, मल्लाहों की आबादी, यादवों की आबादी, ये सब बड़ी बड़ी तादाद में है। और ये गठबंधन जो है वो उसको कंसोलिडेट करने के लिए ही बनाया गया है। ऐसे में अगर तीनों बड़े नेता राहुल गांधी, तेजस्वी, या राहुल गांधी और अगर देखें तो मुकेश सहनी, ये मल्लाहों के बीच में जाते हैं, राहुल गांधी कूदते हैं, तैरते हैं, जाल लगा करके वहां मछली पकड़ने की कोशिश होती है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक प्रतीकात्मक ऐसी चीजें हैं जो उस वोट वर्ग को अपनी तरफ खींचने, दिखाने, लुभाने, उनके साथ खड़े होने, उनके मुद्दों की बात करने, इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश दिखाई देती है। लेकिन राहुल गांधी के तालाब में कूद जाने से क्या कांग्रेस की तरफ वोट आ जाएगा? देखिए, यहां पर जो मैं समझता हूं वो वोट जातियों का है। जातियों के नेताओं के साथ उनके वोट जुड़ते हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो कि पूरी तरीके से निरपेक्ष है, वो है महिलाओं का। महिलाओं के वोटर, महिला वोटर्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें शायद उतनी जाति नहीं है, उतना कम्युनल मामला नहीं है। जातियों से इतर महिलाएं वोट कर रही हैं, क्योंकि वो इस सरकार के केंद्र में है, चाहे मोदी के हो चाहे नीतीश कुमार के। और मेरा मानना है तो नीतीश कुमार के लिए महिलाओं में ज्यादा जुनून है, कम से कम सियासी तौर पर। लेकिन उससे इतर अगर आप जब देखेंगे तो फिर आप कम्युनिटी के नेता मिलेंगे, जातियों के नेता मिलेंगे। मल्लाहों को लगता है कि उनके अपने नेता निकल चुके हैं, मुकेश सहनी उनके नेता हैं, तो अब उनके साथ खड़े होने का वक्त है। आईपी गुप्ता को देखेंगे तो अति पिछड़ी जाति का जो हिंदू जुलाहा कम्युनिटी है, ताती तत्वा, इस बिरादरी से हैं, तो उन्हें लगता है कि उनको भी अपना नेता मिल गया है। तो जो नेता जिस गठबंधन के साथ मंच पर खड़ा है, उसका एक बड़ा तबका उसके साथ जुड़ता है।
और यही इस वक्त महागठबंधन में दिखाई दे रहा है। देखिए, महागठबंधन में बहुत ऑर्गेनिक वो केमिस्ट्री नहीं है कि विचारधारा के नाम पर सब लोग आ जाएं, या इधर भी आप देखें तो। लेकिन अगर तेजस्वी यादव है तो पूरा यादव समाज जुड़ा रहा है, मुसलमान जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी हैं तो पूरा उनके अपने वोटर मुसलमान उनके साथ कनेक्ट करते हैं। उसी तरीके से मुकेश सहनी के साथ मल्लाह समाज का एक बड़ा तबका जुड़ता है। उसी तरीके से ताती तत्वा जो बिरादरी, उसके साथ आईपी गुप्ता जुड़ते। तो एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश महागठबंधन ने की है, जो एम और वाई तक था कि मुसलमान और यादव ही उनके पास 30% का एक वोट चंक हुआ करता था। अब वो एक बढ़ करके एक बड़ा गुलदस्ता बनता जा रहा है। और जीत का फॉर्मूला भी यही है कि जब तक आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी, जातियां अगर आपके साथ नहीं जुड़ेंगी, और ऐसे स्टेट में जहां पर कि ये माना जाता है कि विचारधारा से भी परे है जातियां, तो अगर जातियों के नेता एक मंच पर आएंगे, जातियों के नेता एक साथ जुड़ेंगे, तो हो सकता है कि महागठबंधन का चांस इसमें बने। और यही मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या उनके जो वोटर हैं वो इस बार सॉलिड तरीके से उनके साथ खड़े होते हैं? अगर महागठबंधन के साथ इतना पोलराइजेशन हो जाए कि हाँ, सारे यादव, सारे मुसलमान, सारे मल्लाह, सारे वो ईबीसी की जो वो बिरादरी है, अगर वो सब एक साथ आ गए तो निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल हो जाएगी एनडीए के लिए। अब देखना यह है कि क्या एनडीए के जो मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं या गठबंधन का समीकरण। यही सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, 6 तारीख को बिहार की पहली वोटिंग है, 11 को दूसरी और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। बिहार की नई सरकार बनेगी और वो नतीजे, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी कोई ना कोई तस्वीर ज़रूर खींचेंगे। तो कुमार अभिषेक, हमें आपके साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव तो लंबा डिस्कस करना है, आप बिहार का चुनाव कवर कीजिए, और जब आप लौटेंगे तो फिर बिहार के चुनाव नतीजों के चश्मे से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की क्या तस्वीर बनती है वो आपसे हम लगातार तफसील से पूछते रहेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।